हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हमने आवेश के जो गुण होते हैं उनके बारे में बात किया था और जो उस पे बेस्ड जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स बन रहे थे उनके ऊपर हमने बात की थी। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि जो विद्युतदर्शी होता है उसके बारे में बात करेंगे। चालक तथा कुचालक क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मेरे पास बच्चों के मैसेज आए हुए थे क्या कि सर ये जो मोल वाली जो क्वेश्चंस है ना हमारे पास वो हमसे बन नहीं रहे हैं, तो आप एक बार हमें मोल कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो अच्छे से बता दो ताकि हमारे इसके भी न्यूमेरिकल अच्छे से बनने लग जाएंगे। तो उनकी फरमाइश के ऊपर पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं कि पूरा अपन को डीप में पढ़ना है, अपना फिजिक्स में जितना काम है ना उतना ही मैं आपको बताऊंगा, उतने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आओ पहले स्टार्ट करते हैं ये जो मोल जो होता है उसके बारे में। तो देखो, ये जो मोल जो होता है, मोल जिसको अपन ऐसे लिखते हैं, और ये जो मोल जो होता है ये होता क्या है पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा अगर तुम्हें 11th क्लास का याद हो, मुझे पता है तुमने 11th क्लास में बहुत भर भरा के पाप किए हैं, पर फिर भी मैं तुम लोगों से इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि तुमने पहले चैप्टर के अंदर 7 एसआई यूनिट्स पढ़ी थी, वो तुम्हें थोड़ी बहुत याद हो। कौन कौन सी पढ़ी थी? लंबाई पढ़ी थी, द्रव्यमान पढ़ी थी, समय पढ़ा था, विद्युत धारा पढ़ी थी, प्रदीपन तीव्रता पढ़ी थी, टेम्परेचर पढ़ा था, और एक और क्या पढ़ा था? पदार्थ की मात्रा। उस पदार्थ की मात्रा को जो मापन किया जाता था वो किससे किया जाता था? मोल से किया जाता था। अगर थोड़ा थोड़ा याद आया है क्या? हाँ, थोड़ा क्लिक हो रहा होगा, मुझे पता है हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मोल जो है उससे ये किसका मापन है? एक तरीके से पदार्थ की मात्रा को मापता है, ठीक है ना, उसका मात्रक है। अब ये सर मोल, ये तो समझ में आ गया कि पदार्थ की मात्रा है, उसको मापेंगे हम मोल से। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक मोल जो होते हैं, इस एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने अणु या इतने परमाणु उसमें उपस्थित होते हैं। अब ये क्या मतलब है, जैसे उदाहरण से समझो इस चीज को ऐसे कि एक मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, 1 दर्जन केले हैं, इसका मतलब टोटल मेरे पास कितने केले हैं? 12 केले हैं। उसी तरह से एक मोल के अंदर इतने अणु होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु उसके अंदर उपस्थित होते हैं। आई थिंक तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देखो, इस मोल संख्या को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं मोल संख्या निकाली कैसे जाती है। सबसे पहले जो हमारे फिजिक्स के अंदर जो काम है वो बस इतने आएगा कि आपको कोई पदार्थ दिया होगा, इस पदार्थ का द्रव्यमान दिया होगा। क्या दिया होगा? इस पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अगर आपको बोल देगा कि एक कप है जिसका 250 ग्राम का कप है, उसके अंदर तो पानी डालेंगे तो 250 ग्राम का ही रहेगा, ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, या फिर और कोई वेट दे दे। ठीक है, इस तरह से आपको पदार्थ का द्रव्यमान तो दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, साफ साफ अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में। इसके बाद में अगर मैं बात करूं दूसरा, क्या कि ये सर मूलर द्रव्यमान जो आपने लिखा है ये क्या होता है? मूलर द्रव्यमान, तो देखो हमारे पास जो मूलर द्रव्यमान काम में आने वाला है वो सिर्फ 1 से 20 तक काम में आने वाला है। उसके लिए मैं आपको एक औषधि दे देता हूँ, औषधि का मतलब क्या, एक ट्रिक दे देता हूँ, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो वो क्या है औषधि, वो सुनो आप। कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कहाँ से कहाँ तक की बात करें, 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक जो है हमारे पास, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। उसके लिए क्या होता है अगर मैं बात करूं, तो देखो अगर ये जो परमाणु क्रमांक है ना, इसको मैं लिख देता हूं जेड से। अगर ये परमाणु क्रमांक जेड है ना, वो किस संख्या में हो? सम संख्या में हो, तो उसका जो मोलर द्रव्यमान होगा ना, उसका जो मोलर द्रव्यमान होगा ना, वो होगा हमेशा 2 गुना कर दो परमाणु क्रमांक को। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई भी मेरे पास जो परमाणु क्रमांक होगा वो किस संख्या में होगा? विषम संख्या में होगा, तो उसका जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास? 2Z+1 का मतलब क्या है? 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ देना। पर ये क्या है? केमिस्ट्री, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट किसका है हमारे पास? केमिस्ट्री का है। और आपको पता है केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? अपवाद, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, कि जहां आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन। मतलब जो 1 से 20 है ना, ये जो 1 से 20 है, इनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ये अपनी ट्रिक जो है ना वो नहीं लगेगी।
तो मैं आपको बता देता हूं वैसे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पे हाइड्रोजन की, ठीक है, इस हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये कैसी है, विषम संख्या है क्या? विषम संख्या है तो होना कितना चाहिए था, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 होना चाहिए था इसका मोलर द्रव्यमान, पर इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अगर दूसरे की मैं बात करूं यहाँ पे बेरिलियम की, इस बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना, 4। 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अपने रूल के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, 4 दूनी 8, पर होता कितना है इसका, 9 होता है। तीसरा अगर मैं बात करूं बेरिलियम के बाद में यहाँ पे नाइट्रोजन की, इस नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7। अपने सूत्र के अकॉर्डिंग विषम संख्या, तो 7 दूनी 14 प्लस 1 कितना हो गया, 15, पर होता कितना है इसका, 14 ही होता है। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 17 होता है। ठीक है, इस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अगर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो ये कैसी संख्या है, विषम संख्या, तो 17 दूनी 34 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो ये होता कितना है इसका, 35.5। इसी तरह से एक ऑर्गन गैस होता है जिसको अपन कभी भी काम में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको 5 जनों के बारे में ध्यान में रखना है। ये जब भी आए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इनका मोलर द्रव्यमान क्या होता है अपने पास, इस तरह से। तो हाइड्रोजन का 1, बेरिलियम का 9, नाइट्रोजन का 14, और ये क्लोरीन होता है 35.5, और ऑर्गन जो होता है हमारे पास, ये क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, तो उसका अपन देख लेंगे। आगे देखो, अब अपन यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, क्या कि सर ये भी हमें समझ में आ गया कि पदार्थ का द्रव्यमान दिया होगा और जो मोलर द्रव्यमान है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आओ, अब कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, इन न्यूमेरिकल को अपन सोल्व करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, कि जो 52 ग्राम हीलियम है, इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे और इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो मेरे पास हीलियम है, कितना दे रखा है हीलियम, आपको दे रखा है हीलियम 52 ग्राम दे रखा है। ठीक है, 52 ग्राम दे रखा है। अब हीलियम कितने नंबर पे आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के बाद में कौन आता है, हीलियम आता है। अगर हीलियम है तो अपने अपवाद वाली लिस्ट में ये नहीं है ना, नहीं है, इसका मतलब इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा, इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा कितना होगा भाई, सम संख्या, क्या सम संख्या है तो कितना हो जाएगा, 2 गुना कर दो। तो 2 गुना करूंगा तो 2 इंटू 2, तो इसका परमाणु क्रमांक, सॉरी, इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। फिर हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर क्या होते हैं हमारे पास, पदार्थ का द्रव्यमान कितना दे रखा है, पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे क्या होता है उसका मोलर द्रव्यमान। तो ये कितना बन जाएगा, पदार्थ का द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, 52 दे रखा है, 52 बट्टे इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 4। तो कितनी बढ़ जाएगा ये, 4 का 4 एकम 4, 12, 4 3 12। तो इसके अंदर कितने मोल हैं टोटल, 13 मोल इसके अंदर उपस्थित हैं। एक मोल में कितना होता है अणुओं की संख्या, आपको पता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। तो 13 में कितना होगा, तो 13 में जो होगा 13 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब इतने अणु इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास उपस्थित होते हैं। अगर आपसे पूछता है इसके अंदर धनावेश या ऋणावेश की संख्या, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हीलियम जो होता है इसके अंदर कितने हमारे पास प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, कितने यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो देखो, ये भी और बता देता हूं, एक क्वेश्चन अपन कर ही रहे तब, ये जो हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। अगर परमाणु क्रमांक ऐसे तो लिखते हैं, ये हीलियम 2He। ठीक है, तो जितना इसके अंदर परमाणु क्रमांक है इसका, उतने इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका मतलब इसके अंदर 2 ही तो प्रोटॉन उपस्थित है और 2 ही क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अब इतने अणु हैं अपने पास ऑलरेडी। ठीक है, अब इतने अणु हैं, एक अगर अणु या परमाणु की बात करूं तो आपको ऐसा पता है क्या कि इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो ये तो इतने अणु हैं, एक की कहानी है, एक में कितने हैं, 2 प्रोटॉन है। तो इतनों में कितना होगा, अगर उन 2 प्रोटॉन से अगर मैं गुणा कर दूं इसको, 2 इंटू प्रोटॉन पे आवेश का मान कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर -19। तो इतना धनावेश उसके ऊपर क्या है, उपस्थित है। ऋणावेश की बात करेंगे तो इसके अंदर जो ये क्या है, अगर उदासीन है, क्योंकि हीलियम क्या है यहाँ पे उदासीन की बात कर रहे हैं अपन, तो उदासीन है तो इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 ही क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इतना ही क्या है इसके अंदर ऋणावेश उपस्थित है। तो इस तरह से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं।
थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो इस एक क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया कि कैसे धनावेश और ऋणावेश निकालते हैं। अब मैं आगे वाले क्वेश्चन में क्या करूंगा, आपको सिर्फ मोल निकालना सिखाऊंगा, मोल कैसे निकालते हैं और उसके अंदर जो अणुओं की संख्या होती है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 51 ग्राम NH3 में मोल की संख्या और अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड जो नंबर है हमारे पास क्या है, 51 ग्राम NH3 के अंदर मोल की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो देखो नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन कितने पे आता है हमारे पास, 7 पे आता है। और ये पर अपवाद वाला है, अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान हो तो नाइट्रोजन कौन सा है, अपवाद वाला है, एक्सेप्शन, याद आया। तो इस नाइट्रोजन जो होता है इसका जो मोलर द्रव्यमान जो होता है, इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन भी कौन सा है, अपवाद वाला ही है क्या, इसका भी मोलर द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, पर यहाँ पे कितने हैं टोटल, 3 है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 14 तो इसका हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, इंटू 1, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 क्या आ जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं मोल। तो मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ की द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है हमें, 51 ग्राम दे रखा है, बट्टे इसका क्या है हमारे पास मोलर द्रव्यमान, तो 17 थी 51, तो 3 मोल हमारे पास क्या आ जाएंगे, किसके, NH3 के हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें अणुओं की संख्या निकालनी है, तो 3 मोल के अंदर अगर अणुओं की संख्या निकालेंगे तो 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये इसके अंदर अणुओं की संख्या आ गई। इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर धनावेश ऋणावेश बताई दे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उनसे गुणा कर दो। 2 प्रोटॉन तो 2 इंटू प्रोटॉन का आवेश है, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 तो 6, 7 है तो 7। कर लोगे धनावेश और ऋणावेश की संख्या ज्ञात कर लोगे खुद से। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। एक और कर लेते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं तो तीनों ही सोल्व कर लेते हैं फटाफट। अब मुझे लग रहा है तुम लोगों को अब मोल निकालने में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ना ही अणुओं की संख्या निकालने में दिक्कत आएगी। तो देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 46 ग्राम सोडियम की बात कर लेते हैं। इसके अंदर अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 46 ग्राम सोडियम की, तो सोडियम, सबसे पहले तो सोडियम की बात करते हैं। इस सोडियम जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। तो क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसका मतलब 11 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 23। इस 23 तो क्या आ गया इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। अब मुझे निकालना है मोल, तो मोल बराबर क्या होता है, कितने ग्राम है, 46 ग्राम है, बट्टे कितना है मोलर 23 है, तो कितना आ गया 2 मोल आ गया। इसमें अगर आपसे पूछे अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 इंटू कितना 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये इतने हो गए इसके अंदर अणुओं की संख्या आ गई। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट सोडियम। इसके अगर धनावेश और ऋणावेश आप खुद से निकाल सकते हो, उसमें मुझे नहीं लगता, बस प्रोटोनों की संख्या से क्या करना है, इसको गुणा करना है आवेश के साथ में। फिर आ गया नेक्स्ट 88 ग्राम CaCO3 के अंदर जो मोल की संख्या आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या होता है वो देखो सुनो, हमें कितना दिया हुआ है 88 ग्राम तो दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम जो होता है उस कैल्शियम का जो हमारे पास मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 40 होता है। कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो हमारे पास ये तो है CaCO3 तो है, हाँ CaCO3, कार्बन जो होता है इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 होता है। और क्या बच गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक जो होता है हमारे पास 8 होता है, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये हमारे पास इनके क्या आ गए, मोलर द्रव्यमान आ गए। अब अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है CaCO3, तो कैल्शियम का तो हो गया 40, कार्बन का कितना हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन एक का कितना है 16, 16 कितना हो गया 48। तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हो गया 40, 10 50, 50 2 52, ये पूरा 100 ही हो गया भैया। ठीक है, तो ये तो आ गया मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना, ये तो मोलर द्रव्यमान आ गया अपने पास। अब मुझे कैलकुलेट करना है मोल, तो मोल अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 88 अपॉन ये कितना आ गया हमारे पास 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, परमाणु की संख्या निकालनी होगी तो 6 पॉइंट, इससे अपन क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे इसका परमाणुओं की संख्या इसमें उपस्थित है। तो ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट निकालना है 96 ग्राम O2 के अंदर, तो कितना दे रखा O2 के लिए मैंने अभी आपको बताया कितना होता है मोलर द्रव्यमान 16 होता है। तो 16 तो नहीं 32,
तो 32 तो ये हो गया, तो सीधा मोल निकाल देता हूँ। मोल बराबर कितना हो गया 96/32। तो ये जाएगा अपने पास कितना चला जाएगा, 2 से काटते हैं 16, 16 से काट लेते हैं, चलो 2 से काट लेते हैं, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, 1 16, 16 मतलब 8, 16 कम 16 16 33, तो 3 मोल इसके किसके आ गए हमारे पास, ऑक्सीजन के आ गए। फिर अगर इसको निकालना हो अणुओं की संख्या, तो 3 को गुणा कर दो, अवोगाद्रो नंबर जिसको अपन बोलते हैं इससे, तो ये इसके अंदर इतने अणु यहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको जो मोल जो होते हैं कैसे निकालते हैं, उसके बाद में उसमें अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, वो आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, विद्युत दर्शी है। अब ये विद्युत दर्शी है क्या, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखो सुनो, विद्युत दर्शी जो होता है एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से मैं क्या करता हूं, आवेश जो होता है उसकी उपस्थिति का और किस प्रकृति का आवेश है उसका पता लगा सकता हूं। आओ पता लगाते हैं। देखो इसके अंदर विद्युतदर्शी के अंदर क्या होता है, इस तरह से एक कांच का बना हुआ जार होता है। इस तरह से क्या होता है, एक कांच का बना हुआ क्या होता है, जार होता है, जिसके ऊपर वाला जो ये मुंह है ना, इसको मैं एक कुचालक पदार्थ से इस तरह से ढक देता हूं। कांच के जार को इस तरह से एक कुचालक पदार्थ, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी का क्या होता है, कॉर्क जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे क्या कर देते हैं, इसको इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कांच का जार। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक इस तरह से धातु की बनी हुई एक छड़ लगा देता हूं। भाई मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, तो नज़र मत लगा देना तुम लोग, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम ये बना देते हैं। ये छड़ है भाई, सीधी सीधी सी है, और तुम लोगों को भी सीधी देखनी है, समझ में आया ना। अच्छा, ये धातु की बनी हुई छड़ है, इसके ऊपर इस तरह से अपन एक धातु की घुंडी लगा देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं धात्विक घुंडी। ठीक है, और ये जो छड़ है ना, इस छड़ के ऊपर सिरे पे तो मैंने लगा दी एक धात्विक घुंडी, और नीचे की तरफ इस तरह से 2 पत्तियां लगा देता हूं मैं। ठीक है, इस तरह से 2 पत्तियां लगा देता हूं, और ये जो पत्तियां होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की पत्तियां होती है। क्योंकि अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, सरल विद्युतदर्शी की बात कर रहे हैं। सरल विद्युतदर्शी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक कांच का जार होता है, जिसके अंदर एक धातु की छड़ लगी होती है। उस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पे तो एक घुंडी लगी होती है धात्विक की, और नीचे क्या होती है, एल्यूमिनियम की पत्तियां इस तरह से लगी होती है। अब हम आवेश की उपस्थिति का पता करने वाले हैं, और उस पे किस प्रकार का आवेश है, धनावेश है ऋणावेश है, उसकी प्रकृति को भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पता करने वाले हैं। तो देखो कैसे पता करते हैं कि जिस जिस छड़ के ऊपर कोई भी आवेश हो, जैसे आपको याद हो कि हमने एक प्रयोग किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन की उपस्थिति में, कि कांच की छड़ ली थी, उसके ऊपर धनावेश है या ऋणावेश है, उसके बारे में अपन पता किया था, याद है क्या। तो उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एक छड़ ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता इसके ऊपर कैसा आवेश है। ठीक है, मुझे नहीं पता इस छड़ के ऊपर कैसा आवेश है, और जैसे मान लो अभी तो मैं इसके ऊपर धनावेश लिख रहा हूं। ठीक है, अभी तो हम क्या ले रहे हैं, धनावेश ले रहे हैं, कि मैंने आवेशित छड़ को मैं इसके पास लेके आया हूं, जिसका मुझे पता करना है कि वो आवेशित है नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस आवेशित छड़ को इस धात्विक घुंडी के साथ में क्या करवाऊंगा, स्पर्श करवाऊंगा। जैसे ही मैं इसको टच करवाऊंगा ऐसे इसके साथ में, तो ये जो आवेश है इसके ऊपर इस तरह से इस घुंडी में के थ्रू इस धात्विक छड़ के ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा, इस तरह से इसके ऊपर ये आ जाएगा। ये किसके कारण आता है, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का मतलब क्या है कि एक के ऊपर आवेश है, ठीक है ना, तो जैसे दूसरे वाले को टच करेंगे तो वो आवेश सेम प्रकृति का आवेश किसके ऊपर आ जाएगा, इस दूसरे वाली वस्तु पे आ जाता है। इसे अपन बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। आगे अपन आवेशन की विधि हम पढ़ेंगे, तीनों चीजें पढ़ेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा काम में आ रहा था, चालन द्वारा आवेशन का मतलब ये समझो, छुआ छुई होगी, जैसे छुआ तो छूते वो आवेश जैसा इसमें है ना, वैसे आवेश किसमें चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक जो छड़ थी उसको लिया, धनावेश छड़, उसको जैसे आवेश छड़ को मैंने इसके बाद टच कराया, तो वो क्या होगा, आवेश इसके साथ में इस तरह से इसके अंदर फैल गया। ये ऐसे करते करते क्या आएगा, इस एल्यूमिनियम की पत्तियों पे भी आएगा क्या, इस तरह से ये क्या आएगा, इस एल्यूमिनियम की क्या आएगा, पत्तियों पे भी आएगा।
क्यों आएगा एल्यूमिनियम की पत्तियों पे? चालन द्वारा आवेशन हो रहा है भाई। अब देखो हमें पता है क्या कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पत्ती है अपने पास एल्यूमिनियम वाली, इसके ऊपर भी धनावेश है और इस वाली पत्ती के ऊपर भी क्या है, हमारे पास धनावेश है। तो इन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। और जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये पत्तियां इस तरह से फैलने लग जाएगी। दिख रहा है आपको? इस तरह से क्या कर जाएगी, ये फैलने लग जाएगी। तो जब ये इस तरह से फैलेगी तो इसका मतलब ये तभी फैलेगी क्या, जब इनके ऊपर प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। और प्रतिकर्षण बल कब लगता है, जब वस्तु कैसी हो रही होगी, वहां पे आवेशित हुई होगी। इस तरह से अपन क्या करते हैं, किसी भी आवेशित वस्तु का क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि उसके ऊपर आवेश उपस्थित है नहीं। अगर पत्तियां फैल रही है इसका मतलब उसके ऊपर आवेश उपस्थित है, अगर पत्तियां नहीं फैल रही है इसका मतलब उसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। तो इस तरह से अपन आवेशित और अनावेशित वस्तु के बारे में बता सकते हैं कि ये वस्तु आवेशित है या अनावेशित है। अब दूसरी चीज मैंने आपको और बताई थी क्या, कि सर आवेश के बारे में तो आपने बता दिया उसकी उपस्थिति को, अब आप ये भी तो बताओ ना कि जो ये आवेश जो है वो धनावेश है या ऋणावेश है। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो ये मेरे पास इस तरह से था। अब अगर मैं मान लो वापस कोई दूसरी धनावेश लेके आता हूं, दूसरी धनावेश की कोई छड़ लेके आता हूं, तो क्या होगा, और धनावेश इसके अंदर आएगा, और आएगा तो ये जो एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं और ज्यादा फैलने लग जाएगी। और ज्यादा फैलने का मतलब क्या है कि जो छड़ मैंने लगाई है उस छड़ पे कैसा आवेश है, धनावेश है। आई क्या बात समझ में? अगर मैं कोई धनावेशी छड़ अगर इसके साथ में स्पर्श कराऊंगा तो ये पत्तियां फैलने लग जाएगी और ज्यादा, क्योंकि और ज्यादा आवेश आएगा तो और ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो और ज्यादा वो इस तरह से क्या हो जाएगी, फैलने लग जाएगी। तो इस तरह से मैं बता सकता हूं कि जो मैंने छड़ इसके साथ में स्पर्श कराया बाद में दूसरी बार, वो कैसी है, अपने पास धनावेशित है। अगर क्या हो, मैं जो छड़ को स्पर्श करवा रहा हूं उस छड़ को स्पर्श करवाने पर ये जो फैलने की बजाय सिकुड़ना स्टार्ट कर दे इस तरह से, अगर सिकुड़ेगी इसका मतलब क्या है कि धनावेश की जगह यहाँ पे कैसा आवेश आया होगा आपके पास, आपने ऋणावेश लिया होगा इस तरह से। और अगर ऋणावेश लूंगा तो ये धनावेश तो उसके पास पहले से था, तो धनावेश ऋणावेश एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा, आवेश की मात्रा कम होती जाएगी। आवेश की मात्रा कम होती जाएगी तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है उसका भी मान क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। कम होने लग जाए तो वो एक दूसरे क्या आने लग जाएंगे, पास आने लग जाएंगे। ठीक है। और अगर ज्यादा आ गया, ठीक है ना, पूरा का पूरा धनावेश को इसने बाहर भेज दिया और ज्यादा ऋणावेश दे दिया तो फिर वापस क्या हो जाएगी, ऋणावेश की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वापस फैलने लग जाएगा। बट अपन को तो ये बताना है, ज्यादा इतना डीप में नहीं जाना है, अपन को तो ये बताना है क्या, कि आवेश की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज मैंने आवेश की प्रकृति कैसी होती है उसका पता लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सिंपल सा होता है कि पहले धनावेश है, अगर ऋणावेश के टच कराएगा तो वो सिकुड़ेगी पत्तियां, पत्तियां अगर सिकुड़ती है तो इस पर कैसी, उसके विपरीत मतलब ऋणावेश है। अगर और ज्यादा फैल रही है तो मतलब जैसा आवेश पहला था वैसे आवेश बाद में, जैसे धनावेश अपन ने लिया एग्जांपल में। ठीक है। और अगर अपन बात करें, अब देखो ये तो था सरल विद्युतदर्शी, इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब सर ये क्या होता है, सोने का, सोने का विद्युतदर्शी, इतने पैसे आ गए क्या हम लोगों के पास कि अब हम सोने के विद्युतदर्शी को भी काम में ले सकते हैं? जी हाँ, हमारे पास इतने सारे पैसे हैं कि हम लोग अब स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को भी काम में ले सकते हैं। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि स्वर्ण सरल विद्युतदर्शी की जगह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी काम में लेते हैं क्यों? तुम लोग बोले सर पैसे बहुत है अपने पास, पैसे है इसलिए काम में लेते हैं। ना बेटा ना, इधर देख, इधर क्या होता है सुन, कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अपन ये एल्यूमिनियम की पत्तियां काम में ले रहे हैं ना, ये देखो इधर, ये जो एल्यूमिनियम की पत्तियां अपन काम में ले रहे हैं ना, इसकी जगह अपन कौन सी पत्तियां काम में लेंगे, अब सोने की पत्तियां, इसकी सोने की पत्ती काम में लेंगे। अब सोने की पत्ती अगर मैं यहाँ पे काम में लूंगा, इसका कारण क्या होता है वो सुनो अब, कि ये जो सोने की जो पत्ती होती है ना, वो थोड़े से भी स्थिर विद्युत बल के लिए क्या होती है, प्रभावशाली होती है। मतलब कहीं पे थोड़ा सा भी आवेश हो ना, बहुत ही चिन्ह सा, बहुत ही थोड़ा सा आवेश अगर वहां पे उपस्थित हो ना, तो क्या होता है, तो भी उसको ये क्या कर लेता है, बता देता है, उसकी उपस्थिति को डिटेक्ट कर लेता है। समझ में आया? तो मतलब अपन ये बोलेंगे कि जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है उसको इसलिए काम में ले जाता है क्योंकि सोना जो होता है एक तो बहुत ही हल्का होता है, दूसरा चीज अगर थोड़ा भी विद्युत बल वहां पे उपस्थित होगा तो वो उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने का मतलब क्या है, उसकी उपस्थिति को बता देगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को काम में लेते हैं।
पर क्या है, सोना तो बहुत महंगा है, 1,47,000 रुपये रेट है भाई साहब। और 1,47,000 का मतलब समझते हो आप, क्या ही बताऊं अब, 1,47,000 का मतलब तो, ठीक है। तो 1,47,000 रुपये सोने का इसलिए बहुत ज्यादा महंगा है, तो इसलिए मोस्टली अपन क्या काम में लेते हैं, सरल विद्युतदर्शी जो होता है हमारे पास, उसी को काम में लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास विद्युतदर्शी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या काम आ रहा है, क्यों इसको काम में ले रहे हैं, क्यों अपन स्वर्ण विद्युतदर्शी को काम में ले रहे हैं। अब देखो इसके बाद में अपन मैं बात करूं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है चालक और कुचालक, जिसको अपन विद्युतरोधी भी बोलते हैं। तो देखो वो क्या होते हैं, उस टॉपिक को समझने के बाद आज की क्लास अपन खत्म करते हैं, और क्या क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से आपसे पूछे जाएंगे। देखो जो चालकता जो होती है ना, चालकता का मतलब क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह। चालकता के आधार पर जो हमारे पास पदार्थों का जो मोस्टली जो वर्गीकरण किया गया है ना, वो दो प्रकार में किया गया है। एक तो हमारे पास होता है चालक, और एक होता है हमारे पास कुचालक। ऐसे तो एक अर्धचालक होता है, वो भी होता है, एक पैरा विद्युत पदार्थ भी पढ़ेंगे, पर अभी इस पहले चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ चालक और कुचालक की बात करनी है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो मैं आपको अर्धचालक के बारे में भी बताऊंगा, मैं आपको पैरा विद्युत पदार्थों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो अब इतना सुनो, अभी हमारे पास दो ही पदार्थ है, कौन कौन से, चालक और कुचालक। अब देखो चालक का मतलब क्या होता है, कि वे पदार्थ जिनमें से जो विद्युत धारा जो होती है, क्या होती है, जो विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है। कि वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा जो होती है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उनको अपन क्या बोलेंगे, चालक पदार्थ बोलेंगे। और नंबर दो जो है हमारे पास कुचालक पदार्थ, कि ऐसे पदार्थ जिनमें से जो विद्युत धारा जो होती है हमारे पास वो प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें हमें क्या बोलते हैं, कुचालक पदार्थ बोलते हैं। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। जैसे हमारे पास अगर मैं धातुओं की बात करता हूं, जितनी भी हमारे पास धातुएं होती हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तांबा हो गया, ये सब की सब क्या धातुएं हैं, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। और कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी हो गई, एबोनाइट हो गया, है ना, अब्रक हो गया, ये सब क्या है हमारे पास कुचालक पदार्थ हैं। तो अभी तक मैंने जो बताया है कि जो पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक चालक और एक कुचालक। चालक का मतलब धारा प्रवाहित होगी, कुचालक का मतलब धारा प्रवाहित नहीं होगी। चालक के जो उदाहरण है, जितनी भी धातुएं होती हैं मोस्टली वो क्या होती है, चालक होती है। और लकड़ी हो गया, अब्रक हो गया, ये सब क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। अब देखो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट और आते हैं चालक और कुचालक के अंदर, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक होता है संबद्ध या बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने परमाणु की संरचना कुछ पढ़ रखी है क्या, ऐसे कि परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाभिक बोलते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगर मैं और कक्षा इस तरह से बनाता जाऊं, बाहरी कक्षा इस तरह से, तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, इस तरह से इलेक्ट्रॉन वहां पे उपस्थित है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सुनो, नाभिक पे है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे है ऋणावेश, इन दोनों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। हमें पता है क्या, कि जो असमान आवेश होते हैं उनके बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और भारी कक्षा अगर इसकी बनाता जाऊं, इस तरह से एक और बना लेते हैं, तो क्या ही बनाए यार, तीन बनाते हैं, चलो एक और कक्षा बना ली। अब सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, और ये नाभिक है, इन नाभिक के ये दूरी इतनी है क्या, ठीक है ना, ये दूरी इतनी है, और इस वाले की ये दूरी इतनी है, और इस वाले की ये दूरी इतनी है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, जी हाँ, जैसे अपने घर के पास में अगर कोई भी हमारे पास पेरेंट्स जो है हमारे, अगर वो हमारे ऊपर रहते हैं तो अपन क्या करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, जैसे पढ़ने, सबसे पहला काम तो पढ़ने बैठते हैं, दबादब दबादब। और जैसे नहीं हो तब क्या करते हैं, मोबाइल टाइम 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 टाइम, कभी इसको चैटिंग किया, कभी इसको मैसेज किया, कभी उसको मैसेज, यही काम करते हैं क्या, वही सेम की सेम कहानी का यहाँ है। देखो सुनो, ये है इनका बाप, बाप के पास में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस पे नियंत्रण बहुत अच्छा होगा, जैसे बेटे को बोला जाएगा वो वैसे काम करता रहेगा। और जैसे ही बेटा थोड़ा सा दूर गया, सीख कर गया कोचिंग करने, तो वहां पे चालू हो जाएगी चैटिंग प्लस सेटिंग दोनों। समझ में आ रहा है,
तो ऐसा समझो कि नाभिक के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन पे, नाभिक के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो नाभिक का नियंत्रण होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है। और जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा, मतलब बाहरी कक्षा में और जाते जाएंगे हम लोग, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नियंत्रण होगा नाभिक का वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि बच्चा कहां पहुंच गया, अब शिखर पहुंच गए। शिखर पहुंच गए तो डेली डेली तो उस पर नजर नहीं रख सकते ना घर वाले, इसलिए तो ये जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो उस पर नियंत्रण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब थोड़ी सी उसको बाहर से एनर्जी मिलेगी, मतलब थोड़ा सा उसको बाहर से किसी का मैसेज आया तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, इस नियंत्रण से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि जिस पे नाभिक का नियंत्रण क्या होता है, कम होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो हमने ये चालक पढ़े हैं ना अभी, उन चालक में कौन पाए जाते हैं, यही भाई साहब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया तुम लोगों को। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये जो नाभिक के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जिस पे क्या होगा, इस नाभिक का नियंत्रण क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, संवर्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन किससे जुड़े हुए हैं, अपने पापा से जुड़े हुए हैं। अगर अपने पापा से जुड़े रहेंगे तो गलत संगति में नहीं जाएंगे। समझ में आया। तो इनका नियंत्रण क्या है नाभिक का, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा है। और बहुत ही ज्यादा है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या है, वो उनसे बंधे हुए हैं, बाउंड है। संबद्ध इलेक्ट्रॉन या बंद इलेक्ट्रॉन है। बंद इलेक्ट्रॉन मतलब होता है उससे बाउंड होता है, सीधी सी बात है, मतलब उनसे बंधे हुए हैं वो। ठीक है। तो जो हमारे पास कुचालक पदार्थ होते हैं ना, उनमें तो ये पाए जाते हैं, और जो हमारे पास चालक पदार्थ होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो सुनो। क्या, कि जब भी मैं किसी एक, मेरे पास कोई भी आवेशित वस्तु है इस तरह से, चलो थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं डायग्राम बनाने के लिए, ताकि तुम्हें थोड़ा और अच्छे से बता पाऊं। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि जैसे कोई भी ये चालक पदार्थ है इस तरह से, क्या है, कोई भी हमारे पास क्या एक चालक पदार्थ है। अगर ये चालक पदार्थ है, अगर मैं इसको आवेश देता हूं, क्या दे रहा हूं मैं इसको, आवेश देता हूं, तो सारा का सारा आवेश जो होता है वो कहां पे चला जाता है, उसके पृष्ठ पे चला जाता है। पृष्ठ पे जाने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको आवेश दिया तो इस तरह से ये पूरा का पूरा उसके पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा। ठीक है। किसी भी चालक वस्तु को दिया गया आवेश कहां स्थित होता है, तो उसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है। ठीक है। तो ये चालक पदार्थ जो होगा, उस चालक के लिए ये जो आवेश दिया होगा वो कहां पे दिया होगा, इसके पृष्ठ पे दिया हुआ होगा। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर ही फिरेगा, अंदर आने नहीं देगा। ठीक है। तो अंदर अगर बात पूछ ले आपसे तो आवेश का मान कितना होता है इसके अंदर, 0 होता है। ये वैसे अपन चालक स्थिर विद्युत में फिर से पढ़ेंगे, बट अभी आप ये समझ में आओ कि चालक जो होता है, चालक के अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर मैं इस चालक को आवेश देता हूं तो वो कहां पे रहेगा, उसकी सिर्फ सतह सतह पे रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसी भी कुचालक पदार्थ की, अगर मैं किसकी बात करता हूं, किसी भी कुचालक पदार्थ की बात कर लेते हैं, इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाउंड या संबद्ध इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जहां पे जैसे मैंने इसको आवेश यहां दिया ना, तो ये यहीं पे रहेगा। अगर इसको आवेश यहां दिया ना, तो ये यहीं पे रहेगा, ये कहीं पे भी घूमेगा नहीं। क्यों, जिया पापा अपना घरारा कहवे कि बेटा अठे बैठ जा, अगर भी के कंट्रोल में हुआ बापू जी का औलाद, तो झटके वह भट्टी बाने बैठनू पड़े। तो बाई कहानी अठे ही है, कहीं ना आवेश अठे दियो नहीं, तो अठे ही आवेश हो। जैसे अल्लाह आज तो मारवाड़ी निकल गई, राहुल जी कहे जकी बात होगी। राहुल जी सागे रह के मैं और बिगड़ने लाग गयो, चोखो बोलो हिंदी में पढ़ाते हो जो खट्टे मारवाड़ी में चालू और कर दियो वहां सागे। और राहुल जी आजकल बहुत कहे कह गुरुजी थे तो आलसी हो रहा क्या हो, क्लासा कौन लो, अब बन केठा कितनी जड़ा रहे भाई, एक बेचारा मेरिड इंसान का खुद तो कुंवारा रहेगा, तो मन केठा कि किया जिंदगी गृहस्थ जीवन संभालिया करें, एक खतर टाइम लाग जाए, कई कई बार क्लास हो जाए लेट शेट। बट हाँ, 15 जुलाई के बाद में अपन ये मान के चलो आप लोग थोड़ा सा कंटिन्यूस हो जाएंगे। अभी तो जैसे 2-2 दिनों में मेरी क्लास आ रही है, उसके बाद में जैसे ये 15 जुलाई निकलेगी
उसके बाद में अपनी रेगुलर एक क्लास तो डेली आएगी आएगी। ठीक है, तो राहुल जी को अपन ये दिखा देंगे क्या कि सर हम आलसी नहीं हैं, हम भी पढ़ाएंगे, डेली बच्चों के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार बोलो तो फटाफट से मैं समराइज कर देता हूं आज के लेक्चर को। स्टार्टिंग किया अपन ने मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया सर, मोल का मतलब पदार्थ की मात्रा को मापना है, नाप देंगे। फिर मोल निकाल लेंगे कैसे कि सर इसका सूत्र होता है क्या कि पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान की ट्रिक बता दी मैंने फटाफट से आपको कि 1 से 20 तक हो गया, उसमें कुछ अपवाद थे, वो अपवाद निकाल देना आप लोग, क्योंकि जहां आई केमिस्ट्री वहां पे आया अपवाद, ये समझो आप तो। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि विद्युतदर्शी क्या होता है। तो विद्युतदर्शी क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, आवेश की उपस्थिति का और आवेश की प्रकृति का पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूं। इसके बाद में थर्ड अपन ने पढ़ा था चालक कुचालक क्या होते हैं। तो चालक कुचालक क्या होते हैं, चालक जिसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी, कुचालक जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे उदाहरण बता दिए, उनके जितने भी धातु होती है वो सब चालक होती है, और जो कुचालक पदार्थ है वो क्या हो गया हमारे पास लास्ट में, लकड़ी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। फिर मैंने बताया था बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब बद्ध इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने बताया था आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। जिसपे नाभिक का नियंत्रण कम होता है उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिस पर नाभिक का नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है पास वाली कक्षा में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अगर किसी आवेश यदि किसी चालक को आवेश दिया जाएगा तो वो सारा का सारा कहां आएगा, उसकी सतह के ऊपर आएगा। और जबकि कोई भी जो हमारे पास कुचालक पदार्थ होगा, अगर उसको आवेश दूंगा तो जहां दूंगा वहीं पे वो रहेगा, क्योंकि बापू के कंट्रोल में है औलाद, इसलिए। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी क्लासेस को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और बच्चों के साथ इन क्लासेस को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।